हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। आज बच्चे हम लेके आए हैं हर बार की तरह सीए फाइनल जीएफआरएस के एग्ज़ाम पेपर का रिव्यू, जो कब हुआ है? अभी अभी हुआ है, मई 23 में। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक बार एग्ज़ाम का रिव्यू कर दीजिए जीएफआरएस का, कि किस तरह का पेपर इस बार आया है, किस लेवल की केस स्टडीज़ पूछी गई हैं। मैंने वेट कर रहा था कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ताकि फिर हम डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। एग्ज़ाम चल रहे होते ना तो डिटेल डिस्कशन करने को दिल नहीं करता है, हमें कोई आंसर देख ले तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं रिव्यू वीडियो अब सब मैंने बोला भी था कि मैं सबके बनाता भी नहीं हूँ। जिस पेपर में एक दो में कुछ नया आया है मैंने उसी की ही बात करी है, ज़्यादा रिव्यू वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती। अब जीएफआरएस की ज़रूरत है क्योंकि जो नया बच्चा है जो नवंबर 23 में एग्ज़ाम देगा उसको ऐसे समझ नहीं आएगा कि पेपर किस तरह का आया है। कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करेंगे हम, एमसीक्यूज के आंसर्स के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर पहले बताओ ओवरऑल पेपर कैसा आया है? बच्चे एक शब्द में बोलूंगा, अगर आपकी एफआर की तैयारी अच्छी थी तो 80% पेपर कट कॉपी एंड पेस्ट इंस्टीट्यूट के एफआर के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आए हैं। कोई केस नहीं आया। मैं हमेशा बोलता हूं, नाम केस स्टडी रखा हुआ है, केस तो देते ही नहीं है। 5 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना देंगे और कहेंगे जी ये लो बन गया केस स्टडी। तो एफ आर के एक इंडे ऐसे, दूसरे इंडे ऐसे, तीसरे इंडे ऐसे, चौथे इंडे ऐसे मिला के ये लो बन गया केस स्टडी। 80% क्वेश्चन, आई थिंक उससे भी ज्यादा, कट कॉपी एंड पेस्ट एफ आर के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं लैक ऑफ नॉलेज के कारण बच्चे इस पेपर को ले नहीं पाए। अब आगे तो कुछ ज्यादा स्कोप बचा ही नहीं है क्योंकि न्यू कोर्स आने वाला है। जब तक नहीं आता तब तक ही ऑप्शन है, न्यू कोर्स में तो जीएफआरएस है ही नहीं। बट ये एक एड ऑन हमेशा रहा है एफआर का, किसी को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं है कभी। इसलिए मैं हमेशा चर्चा करना पसंद करता हूं इस पेपर को लेके कि देखो कितनी बड़ी मिस्टेक करी अगर किसी ने ये पेपर नहीं लिया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना था। यूएस गैप 0 नंबर का है, जो यूएस गैप इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में रखा है। डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप 0 नंबर, और आई थिंक पिछली बार भी 0 था और आएगा भी तो 2 नंबर से ज्यादा। मैंने तो शायद कभी यूएस गैप देखा ही नहीं है। इसलिए अगेन एफआर का ही एक एक्सटेंशन है ये पेपर, कुछ नया नहीं पूछा। मैं कहता हूं 5 केस स्टडी हैं, 4 करने हैं, एक भी केस स्टडी मुश्किल नहीं है, एक भी मुश्किल नहीं है। अब लेंथी तो रहेगा, वैसे भी ये 4 घंटे का पेपर होता है। हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे मोटा मोटा, मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं ये जरूर बता दूंगा आपको कि स्टडी मटेरियल के कहां से आया है, ताकि अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है तो जाके कर ले। मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के नंबर बताऊंगा, अपनी बुक के नहीं बताऊंगा ना। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है। मैंने एक एक चेक किया है और सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हैं ऑलमोस्ट। टेक्निकली बहुत इजी पेपर था, पर किसके लिए? जिसका एफआर बहुत स्ट्रांग था, जिसने एफआर अच्छे से पढ़ा हुआ था। आई थिंक ये एफआर के पेपर से भी इजी था। एफआर में तो थोड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं, यहां तो बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। बस 25 नंबर के नाम पे एक इंडेस, ये एक वो, एक वो, एक वो, ये लो जी बन गया केस। सिर्फ फिगर चेंज कर करके आपको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एनालिसिस था। हमेशा की तरह जीएफआरएस का पेपर बहुत बहुत सिंपल पेपर आया है। कोई जीरो तैयारी भी करता, सिर्फ एफआर को रिवाइज करता और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता केस स्टडीज की, जैसे हम क्लासेस में केस स्टडी डाइजेस्ट के केसेस कराते हैं, पास्ट पेपर्स के केसेस कराते हैं। क्योंकि बच्चे केस को पढ़ने का तो तरीका होगा ना कि पेपर में कैसे करना है, वो कर लो बस, दैट्स इट, हो जाता है बड़े आराम से पेपर। आइए बात करते हैं। लो जी, पहला केस स्टडी है। मैं मोटा मोटा पढ़ूंगा आपके लिए, पूरे अंग्रेजी पढ़ूंगा तो 3 घंटे तो मुझे ही लग जाएंगे इसको सॉल्व करते करते। ठीक है, आप चाहे तो 1.5 की स्पीड पे सुन लीजिएगा, वैसे मुझे पता है 1.5 पे तो कम से कम सुनते ही हैं। कोई लक्की लिमिटेड है, कह रहा है बिग बिजनेस है, बहुत सारे काम करता है, टेलीविजन, मिनी टीवी, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाता है और उसकी एक्सेसरीज भी लगाता है। आईएफआरएस के जरिए अपनी रिपोर्टिंग करता है और अब कुछ ट्रीटमेंट्स आपसे पूछ रहा है। कह रहा है उसकी एक सब्सिडरी है
जिसका नाम है, पता नहीं नाम क्या है, वन ऑफ इट्स सब्सिडरी विच प्रोड्यूसेस टीवी रिमोट कंट्रोल हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। उसकी एक सब्सिडरी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सेल्स, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 31 मार्च 23 की। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, गुडविल, पीपीई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी डिविडेंड पेड। लो जी, किसी सब्सिडरी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। It has provided the following information and wants to know the correct adjustments to be made for the same। वो कह रहा है इसके सही सही एडजस्टमेंट्स करके दिखाइए। ऑन 31 मार्च 2023 क्लोजिंग, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट इज 76,000। दिस इंक्लूड 1600 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग 20 ईच which has been damaged due to water seepage। The cost to repair the units of inventory is 4 per piece and it is estimated that the units of inventory would be sold for ₹19 each। ये तो बच्चे हमने ग्रुप 1 अकाउंटिंग AS2 में किया था ये पॉइंट। अब आप समझ लो ये इंड AS2 का पॉइंट है और पॉइंट बड़ा सिंपल है। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। वो कह रहा है इन्वेंट्री की कॉस्ट इतनी है, उस कॉस्ट में एक आइटम जुड़ी हुई है 1600 यूनिट जिसकी कॉस्ट इतनी है पर वो डैमेज है। डैमेज है तो रिपेयर कराने में 4 रुपये लगेंगे और इन्वेंट्री बिकेगी 19 रुपये की, तो ये एनआरवी हो गई, तो इसकी कॉस्ट हो गई 20 और एनआरवी हो गई 19 माइनस 4 15। तो सच इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 15 जबकि उसने इसको कॉस्ट पे इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको करेक्ट करूं तो ये कितना बनेगा, देखो 76,000 है, 1600 यूनिट्स है, 20 रुपए का एक, ये माइनस करिए 32,000, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रिव्यू वीडियो है, सोल्यूशन वीडियो नहीं है। प्लस करेंगे इसमें जो इसका एनआरवी है 15 रुपए, तो 1600 इंटू 15, एक सेकेंड मुझे कैलकुलेटर खोल लेने दीजिए। हाँ जी एक सेकेंड रुकिए जरा। सो 1600 मैं साथ साथ इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, क्या हो रहा है, ये तो कुछ और ही खुल गया। मैं ना ऑनलाइन कैलकुलेटर खोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी 1600 इंटू 15 24,000 प्लस कर दीजिए, तो नेट नेट 8,000 माइनस करना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आती है 68,000। अब देखेंगे नीचे इसके बारे में क्या पूछा है। तो ये तो बच्चे मतलब इंड AS2 के किसी भी क्वेश्चन पे हाथ रख दो तो यही सवाल होता है। फिर कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट 80,000 है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है, प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 20,000 है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 76,000 है। 1/4/22 को लक्की लिमिटेड हैज रीवैल्यूड इट्स बिल्डिंग विच हैज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80,000 टू 1,16,000। उसने बिल्डिंग को रीवैल्यू करके 1,16,000 कर दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 24, ये तो यहां भी दिया हुआ था, सो दोबारा दिया है, कॉस्ट भी यहां दी हुई थी। एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन रीवैल्यूड अमाउंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो बची हुई लाइफ 10 साल है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, डेफर टैक्स को इग्नोर कर दीजिए। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे स्ट्रेट लाइन 20% डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई बेचा नहीं है। इफेक्ट फॉर रीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन इज येट टू बी गिवन इन अबाव ट्रायल बैलेंस। वो कह रहे हैं जो ट्रायल है इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं करी हुई और रीवैल्यूएशन भी नहीं किया हुआ। चलो देख लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल पीपीई बीइंग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेप्रिसिएशन हैज नॉट येट बीन चार्ज्ड फॉर द ईयर। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन जो है क्योंकि डायरेक्ट खर्चा है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। मुझे नहीं पता क्यों बता रहा है, वो जब नीचे जाके पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये इंड AS 16 की बात है, पहला इंड AS 2 का था, ये इंड AS 16 की बात है। और ऐसे कितने क्वेश्चन आपने किए हुए हैं उसमें पीपीई में, जहां पे सिंपल रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है ना, और रिवैल्यूएशन करके डेप्रिसिएशन लगानी है। फिर कह रहा है लक्की लिमिटेड ओन्स 500 शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, एक अनकोटेड कंपनी है।
बेस्ट लिमिटेड एज अ टोटल शेयर कैपिटल है 10,000 जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। बेस्ट लिमिटेड आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड एट 1,40,000 फॉर द ईयर। बच्चे ये इंड एस 113 का कट कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएट पी रेशियो डिटर्मिन फ्रॉम पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा इज 15, पर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहे हैं कि 20% डिस्काउंट देंगे क्योंकि ये लैक ऑफ मार्केटेबल है। लकी लिमिटेड वैल्यूज इट्स बेस्ट शेयर्स बेस्ड ऑन अर्निंग्स। लकी लिमिटेड ऑल्सो एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड यूजिंग ए नेट एसेट वैल्यूएशन टेक्निक। वो कह रहा है उसने दो तरह से वैल्यूएशन करी है, एक अर्निंग्स के बेसिस पे और एक नेट एसेट्स के बेसिस पे। तो इंड एस 113 में हमने अलग अलग टेक्निक्स पढ़े हुए हैं। और फेयर वैल्यू ऑफ बेस्ट लिमिटेड के नेट एसेट्स है 17 लाख। ये कट कॉपी एंड पेस्ट सवाल आया है, मैं बताऊं आपको। इंड एस 113 का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है स्टडी मटेरियल का कौन सा है, चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है लकी लिमिटेड ने बेचे हैं 1500 मिनी टीवी, यहाँ लिखा होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं मैं आपको दिखा दूंगा। ये भी इंड एस 115 का बुक का ही क्वेश्चन है, चलो बाद में देखते हैं कहां से है। ये इंड एस 115 का क्वेश्चन आया है। लकी लिमिटेड ने बेचे हैं 1500 मिनी टीवी टू रिटेलर नेमली फाइन व्यू लिमिटेड फॉर 97,50,000, 6500 रुपए पर यूनिट। लकी लिमिटेड provides price protection to fine view limited by agreeing to reimburse for the difference between this price and the lowest price that it offers। वो कह रहा है मैं आपको 6500 का बेच रहा हूं। बच्चे मैं बहुत तेज तेज बोलूंगा, सो आप दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं 6500 का बेच रहा हूं, पर अगर आने वाले 6 महीने में अगर मैं भाव कम करता हूं तो डिफरेंस तुम्हें मैं पे कर दूंगा। तो इंड एस 115 कहता है ट्रांजैक्शन प्राइस आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और लकी लिमिटेड भी कह रहा है कि उसने अनुमान लगाया है फॉलोइंग आउटकम, प्राइस रिडक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आने वाले 6 महीने में कोई प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। तो प्राइस रिडक्शन नहीं होगा मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 6500। प्राइस रिडक्शन 750 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। तो 750 अगर प्राइस रिडक्शन हो गया तो सेलिंग प्राइस होगा 5750, और प्राइस रिडक्शन 1250 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 15% है। तो ये हो गया आपका 5250। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, बताता हूं कौन सा है। ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है सारे। सो ये इंड एस 115। फिर कह रहा है लकी लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 300 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फॉर ए प्राइस ऑफ 50 लाख। ये भी इंड एस 115 का है, अगेन बुक का ही है। सीसीटीवी की शॉर्टेज चल रही थी तो लकी लिमिटेड ने परचेज कर ली अनदर कंपनी से एट ए कॉस्ट ऑफ 1000 पर कैमरा। ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 1.5 लाख। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं समझाने पे नहीं सिर्फ बताने पे जोर दे रहा हूं, ठीक है। फिर जो सीसीटीवी कैमरा परचेज करे हैं वो 3 महीने पहले साइट पे डिलीवर कर दिए गए थे। लकी लिमिटेड यूजेस इनपुट मेथड बेस्ड ऑन कॉस्ट टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन। मैं दोबारा पढ़ूंगा, एक बार क्वेश्चंस देख लो। फिर उसने इनकर करी है इंस्टॉलेशन कॉस्ट 6000 की। ये क्वेश्चन है इंड एस 10 का। वो कह रहा है 15 अप्रैल को उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है कि 30 लाख रुपया जमा कराओ 22-23 के लिए, मतलब ईयर एंड होने के बाद आया, इवेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए हैं 30 अप्रैल को, तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग देखना पड़ेगा। फिर 20 अप्रैल को कंपनी हैज अपील्ड अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 30 लाख एंड कंपनी इज एडवाइज्ड बाय द इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट दैट अल्टीमेटली द डिमांड वुड गेट सेटल्ड बाय ₹12 लाख। चलो फिर ये क्वेश्चन आया इंड एस 12 से, मैं पढ़ूंगा नहीं, बाद में देखते हैं। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा उसने एक मशीन परचेज करी है, ये भी बाद में पढ़ते हैं। ये आपका इंड एस 102 का है। अब देखो ना कितने सारे इंड एस पूछ लिए उसने एक ही सवाल में। देखो मैं दोबारा पढ़ूंगा, एक बार आंसर्स कराऊंगा मैं इसके। सो ध्यान से देखो, ये ट्रायल बैलेंस का क्या करना है अभी तो समझ ही नहीं आया। इंड एस 2 पूछा, इंड एस 16 पूछा, इंड एस 113 पूछा, इंड एस 115 पूछा, इंड एस 10 पूछा। बस ये थोड़ा सा है कि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है वही कर पाता है, क्योंकि उसने एक ही क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.1 बाद में देखेंगे, पहले 1.2 देखिए। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बताओ टू बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2023। अब बच्चे देखो जरा सवाल, आप
खुद देखिए, मैं इधर से देखता हूँ क्वेश्चन, आंसर करते हैं ना थोड़ा सा। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो हैं, एक बिल्डिंग है और दूसरा प्लांट एंड इक्विपमेंट है। बिल्डिंग की कॉस्ट है बच्चे 80,000। अब ये सर आप बताओगे स्टडी मटेरियल का कौन सा है? स्टडी मटेरियल में ऐसा हूबहू कोई सवाल नहीं है, मिलते जुलते हैं, जो हूबहू होगा वो बताऊंगा सारे। और इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 24,000, मतलब इसकी WDV है 56,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 2,20,000, आप केस स्टडी से देखिएगा, -76,000। सो एक सेकेंड, कैलकुलेटर ना यहीं पे खोल लेते हैं। $2,20,000 -76,000, 1,44,000। ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज दिए हुए हैं और इस पे अभी डेप्रिसिएशन लगानी है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, वो कह रहा है उसने बिल्डिंग को उठा के 1,16,000 पे रीवैल्यू कर दिया है। तो बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1,16,000। उसने मुझसे रीवैल्यूएशन तो मांगा नहीं कितने। बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1,16,000। और 1,16,000 पे 10 साल में डेप्रिसिएशन लगानी है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 11,600। तो बिल्डिंग की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? 1,16,000 -11,600। मैं रिवैल्यूएशन निकाल के क्या करूंगा? ऑब्जेक्टिव है भाई। सो ये बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 20% स्ट्रेट लाइन है, तो 2,20,000 का 20% कितना होता है? 44,000। तो 2,20,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन हो गई 76,000 प्लस 44,000, 1,20,000। तो ये बचा आपका 1,00,000। सो टोटल दोनों की वैल्यू हो गई 2,04,400। सो ये वैल्यू है जी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, 2,04,400। आई थिंक इस बच्चे ने ये केस किया ही नहीं है। अगर मैं कोई सबसे मुश्किल केस बोलूं तो वो यही था, बाकी इससे ज़्यादा आसान से। सो 2,04,400। मैं रिवैल्यूएशन क्यों निकालूं? हाँ, डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए, तो अगले पार्ट के लिए तो 11,600 प्लस 44,000, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 55,600। पर इसमें तो मुझे प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह करिए ना। मैं रिवैल्यूएशन गेन निकाल के क्या करूंगा? मुझे इतना पता है वैल्यू 1,16 हो गई है और 1,16 पे डेप्रिसिएशन लगनी है। समझ गए? आगे, डिटर्मिन द फेयर वैल्यू ऑफ लकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन बेस्ट लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन अर्निंग्स एंड नेट एसेट वैल्यू टेक्निक। देख लो, इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू निकालनी है, तो इंड एस 113। दो मेथड यूज करने हैं, अर्निंग मेथड और नेट एसेट वैल्यू टेक्निक। आओ अब एक बार पढ़ाता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, ये कट कॉपी एंड पेस्ट है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर करा देता हूं। पता नहीं मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, मैंने शुरू वाले का लिखा नहीं है शायद मैंने। तो ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, कट कॉपी एंड पेस्ट सवाल है। आप जाके इंड एस 113 में चेक कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। आओ एक बार मैं फिर से पढ़ाता हूँ आपको। वो कह रहा है आपको 500 शेयर है और कंपनी के टोटल शेयर है 10,000, तो आपके पास 5% स्टेक है। कंपनी का जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका पैट है 1,40,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और पी रेशो है 15 की, पर पी रेशो पे 20% डिस्काउंट देना है। तो बताओ आपका आंसर कितना हो गया? बिल्कुल सिंपल, आपको पता है 1,40,000 अर्निंग है, पी रेशो 15 माइनस 20% 12, ये उस कंपनी की टोटल वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं? 10,000, और आपके पास कितने हैं? 500, है ना? और तो कुछ नहीं है, नो। सो चेक कर लो कितना बनता है। 1,40,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 500, 84,000। मैंने सॉल्व करके रखा ही हुआ है, इसलिए मैं कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फिर वो कह रहा है मैं नेट एसेट बेस पे भी वैल्यू करूंगा, वो वैल्यू तो दी हुई है 17 लाख, पर ये तो पूरी कंपनी की वैल्यू है ना, आपके पास 5% स्टेक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 85। तो आंसर है 84 और 85। देखिए जरा, ये लो जी, 84 एंड 85। जल्दी जल्दी करेंगे। फिर कह रहे डिटर्मिन द ट्रांजैक्शन प्राइस पर मिनी टीवी सप्लाइड टू फाइन व्यू लिमिटेड। ये भी टेस्ट योर नॉलेज। इंड एस 115 का
टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जाके चेक कर लो। टेस्ट योर नॉलेज का, और मैंने इसका आंसर किया, ये आंसर। अब ये खुद देख लेना ना, मैं हमें सॉल्व करने, जो इंस्टीट्यूट का सिमिलर क्वेश्चन है वो तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, मैंने इनके आंसर निकाले हैं और इसका आंसर ये 6125 है। तो अब देखो, अब ये कट, ये भी मुझे इसका नंबर ध्यान नहीं रहा, मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो ये भी ठीक था। लकी लिमिटेड शैल अकाउंट फॉर मशीनरी रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज बिलो, ये लास्ट पॉइंट है, इधर देखो जरा। लकी लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी and in consideration thereof agreed to allot 10,000 shares of 100 each and to pay 2 lakh in money. So this is, ये कौन से टॉपिक का सवाल है? शेयर बेस्ड पेमेंट विद नॉन एम्प्लॉइज, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट विद नॉन एम्प्लॉइज। मशीन खरीदी है और बदले में शेयर्स इशू करे और कैश भी दिया है। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन है 15 लाख और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है 140 लाख। पहले तो रूल बताओ, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं या इन्वेंट्री खरीदते हैं और बदले में शेयर इशू करते हैं, देन एसेट शैल बी देन ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नहीं निकाल सकते, देन ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझ गए ना? तो यहां फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे कितना? 15 लाख। आपको याद है ये पॉइंट कि अगर आप इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट करते हैं, देन ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नहीं पता तो हम फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स लेते हैं। तो यहाँ तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पता है 15 लाख। सो देखिए ऑप्शन क्या है, मशीनरी इज टू बी रिकॉर्डेड एट 15 लाख एंड इक्विटी विल क्रेडिटेड बाय 13 लाख। आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख का तो आपने कैश भी दिया है ना, क्योंकि 2 लाख का जो कैश दिया है वो तो एज इट इज 2 लाख आएगा ना, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। सो मशीनरी 15 लाख से आएगी, कैश 2 लाख से आएगा और इक्विटी 13 लाख से आएगी। यही होना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ये कॉन्सेप्चुअल पूछा उसने, मतलब वो कह रहा है देखते हैं किसको याद है, क्योंकि इसके क्वेश्चन एफआर का नहीं है, क्योंकि एफआर में इक्विटी सेटल्ड वाले हमने विद नॉन एम्प्लॉइज किए तो हैं, पर वहां ज्यादातर एसेट की वैल्यू और इक्विटी शेयर दोनों की वैल्यू दी नहीं होती, किसी एक की ही वैल्यू दी होती है। यहां दोनों की वैल्यू दी हुई थी और फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एसेट की वैल्यू को देते हैं। अगर ना पता हो तो इक्विटी की वैल्यू, तभी मैं इसको ज्यादा समझा रहा हूं। सो इसका पहले वाला आंसर होना चाहिए। क्लियर है जी? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये पहले पार्ट में क्या पूछा है, ये अच्छा था। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ ऑफ टीवी रिमोट कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। कॉस्ट ऑफ सेल्स सीओजीएस पूछा है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कॉस्ट अकाउंटिंग वाली ना ले आना बीच में, सीओजीएस अकाउंट्स की बात चल रही है, अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स सीओजीएस ही होता है। वो कह रहे हैं ये जो ट्रायल बैलेंस दिया था ना, यहां से कॉस्ट सीओजीएस निकालो। हाँ तो सीओजीएस निकाल देते हैं। रॉ मटेरियल परचेस्ड प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब तो आएगा नहीं। सो 2,54,000 कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी? यहां मैंने कहीं सॉल्व किया था ना डेप्रिसिएशन, 55,600। ये ट्रिकी पार्ट था, बहुत बच्चों ने ये गलत किया होगा। 55,600 प्लस ओपनिंग स्टॉक 72,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ये लेना है 68,000। अब देखो ना, पहले पॉइंट पे तो सवाल आया ही नहीं था, वो यहां यूज हो गया और बच्चे सीओजीएस निकाल के यहां तक पहुंचे हैं ना, माइनस 68,000। दिस इज द सीओजीएस। सो आइए जरा, 2,54,000 प्लस 80,000 प्लस 55,600 प्लस 72,000 माइनस 68,000, 393,600। दिस इज योर सीओजीएस। अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना तो बच्चों का काम होता है, पर यहाँ बड़े बच्चे फंसे होंगे इस सवाल में, अगर किसी ने किया। ये आंसर है 393,600। ठीक है, ये नया सवाल था, ये इसमें थोड़े नए थे। इसमें एक ये बुक से है, बाकी बताता हूँ अभी। सो ये 5 ऑब्जेक्टिव इसके हो गए। फिर वो कह रहा है वह बताओ जी, इवेंट जो है, जो डिमांड नोटिस मिला है, ये एडजस्टिंग इवेंट है और कट कॉपी एंड पेस्ट है। मैं बताऊं आपको कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो ये स्टडी मटेरियल का
टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। कट कॉपी एंड पेस्ट आए हैं, सोचो ओपन बुक पेपर है ये। अगर किसी को याद है तो वो जाके देखेगा और 2 सेकंड में कर देगा इसको। तो ओपन बुक पेपर ऐसा होता है कि आप बुक के क्वेश्चन दे रहे हैं और वही बुक्स बच्चा साथ लेके गया। चलो, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये जो ग्रांट है, अब मैं ये सॉल्व भी करने बैठूंगा, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8, कोई पॉइंट नहीं चेंज किया। जो बाकी पेपर्स हुए हैं ना इंस्टीट्यूट ने, उसमें फिर भी कुछ पॉइंट चेंज करके डाले हैं। जैसे एसएफएम का पेपर, सेम क्वेश्चन बीच में नई बातें, सेम क्वेश्चन बीच में नई बातें। पर ये देखो कुछ नहीं चेंज किया और ये ओपन बुक पेपर है। सो बहुत बढ़िया है। सो टेस्ट योर नॉलेज का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर कह रहा है रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। ये मैं आपको याद है, हमने एक एलिवेटर्स वाला सवाल किया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 65 ऑफ इंडेस 115। ये टेस्ट योर नॉलेज का नहीं है, इलस्ट्रेशन 65। वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, अब मैं समझाने नहीं बैठूंगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ रहा है 60,000, क्योंकि जो आपने कैमरा इंस्टॉल किए हैं वो कैमरा तो वन टाइम कॉस्ट है, उसका कोई मेजर ऑफ प्रोग्रेस तो होता नहीं, तो उसकी कॉस्ट हटा दीजिए और उसकी कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, सारा खर्च खेल इंस्टॉलेशन का है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1.5 लाख है, 60,000 का खर्चा हो चुका है, तो 40% आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख का, इसमें से कैमरा की कॉस्ट हटा दीजिए 3 लाख और इसका 40% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिए। सो दैट इज 80,000 प्लस कैमरा का रेवेन्यू उसकी कॉस्ट के बराबर 3,80,000। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये एलिवेटर वाला, ये उसी के बेस पे ये सवाल पूछा था। सो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये सबको याद है एलिवेटर वाला क्वेश्चन, तभी मैंने उसी का नाम लिया है। सो यहाँ एसी है, यहाँ कैमरा थे, कई बार एसी भी होता है, एयर कंडीशन, यहाँ कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा। सो मैं समझा नहीं रहा हूं कि जो मैं एक एक पॉइंट बताऊं, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं बस आपको, और ये बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ पेपर मुश्किल नहीं था, इसका ये क्वेश्चन अच्छा था। इसमें भी हो सकता है कई फंसे हो, जो वैल्यू पूछ ली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, पर बाकी बड़े इजी थे इसके। ये भी स्टडी मटेरियल का है, मैंने लिखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। सो ये था आपका पहला केस, और आई थिंक पहला केस सबसे मुश्किल था सर, मतलब बाकी इससे भी इजी है। अरे बहुत ही, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। आइए जी, केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहा है कोई ब्यूटी लिमिटेड है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, बड़े सारे काम करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS पे बना रहा है। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ बुक्स ऑन 31 मार्च सर्टेन ट्रांजैक्शंस ग्रुप ने हाईलाइट करे हैं और फाइनेंशियल कंट्रोलर को आपकी असिस्टेंस चाहिए। मिस्टर मैसर्स ब्यूटी लिमिटेड हैज कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1/4/2021। इट बोरोड 9 million फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज एट 11% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेज 23 बोरोइंग कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31 मार्च 22 को। ध्यान रखना 1/4/21 को शुरू हुई है, तो 21-22 की कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। आपको 22-23 का आंसर निकालना है, और 22-23 में कितने महीने हैं? अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 7 महीने। एंड वॉज रेडी फॉर यूज ऑन दैट डेट, तो रेडी टू यूज तक की कैपिटलाइजेशन हो सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ एवर द फैक्ट्री कमेंस्ड फ्रॉम 15 दिसंबर, हमें वो नहीं चाहिए। अब इसके बेस पे सवाल देखो, पहला ही है। दूसरा, कितना ब्याज आप कैपिटलाइज करेंगे? तो 9 मिलियन, यानी कि 90 लाख का लोन है। ब्याज का रेट देखो कितना है, 11% ब्याज का रेट है, और 22-23 का आंसर मांगा है, और 22-23 के कितने महीने हैं? 7 महीने। ठीक है, सो मैंने आंसर निकाला हुआ है इसका, कितना आ रहा है? ये है, ये बच्चे ने किया, देखो ठीक है आंसर इसका 577,500, जिसने भी किया है ठीक है आंसर इसका। पहले वाला उसने किया नहीं, पहले वाला करना भी नहीं चाहिए था, वो छोड़ने वाला ही था। सो ये देखो इंडेस 23, मैं क्या चेक कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल, हर ये तो मतलब एक बहुत ही ईजी सवाल था। फिर कह रहा है ब्यूटी ने ग्रांटेड किए हैं 500 शेयर ऑप्शन टू 100 एम्प्लॉइज एट ए प्राइस ऑफ 12 ईच, मार्केट वैल्यू 22 है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांट डेट पे 13 रुपये है। तो हमें तो यही चाहिए होती है, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू। ऑप्शन वेस्ट होंगे 3 साल बाद, और बाद की जो फेयर वैल्यूज दी होती हैं ये तो रेलेवेंट ही नहीं होती इस ऑप्स के केस में। सो देखें इसके ऊपर क्या पूछा है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट बता दो, कहता है ईयर 1 की सिर्फ।
तो बिल्कुल सिंपल है, देखो जरा डाटा, मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो 500 ऑप्शंस हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, और फेयर वैल्यू कितनी है 13 रुपये, और ये 3 साल के हैं, तो 1 साल का कितना? आई डोंट थिंक सो इससे आसान कोई सवाल हो सकता है, समझ रहे हो? इसका कैलकुलेशन मैंने किया नहीं हुआ। सो 50,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3, 216666, ये लो सही किया हुआ है बच्चे ने, जिसने भी किया। सो 216666। ओके, अब बताओ इसमें क्या, ये ऐसे क्वेश्चन एफआर में थोड़ा आते हैं, एफआर के क्वेश्चन तो मुश्किल आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर कह रहा है उसने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है ऑन लीज बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 11 लाख फॉर ए लीज टर्म ऑफ 5 ईयर्स। लो जी, इंडेस 116 का क्वेश्चन आ गया लीज का। उसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, 11 लाख रुपए का कोई प्रीमियम दिया है, अप फ्रंट पेमेंट हुई है 11 लाख रुपए की, और आपको याद है ये लीज रेंटल का पार्ट नहीं होता, नो। जो अप फ्रंट पेमेंट करते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये लीज रेंटल का पार्ट नहीं होता। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 19,50,000, एज पर द टर्म्स एनुअल लीज रेंट है 2 लाख रुपए पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दी है 7,60,000। द कंपनी हैविंग टेकन दिस प्रॉपर्टी फॉर फर्दर लेट आउट विल रिकॉग्नाइज द सेम एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IAS 40। सो क्या हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। आपने लीज पे लिया है, आपका ROU एसेट है, पर क्योंकि आप इसको आगे किराए पे देंगे तो आप इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। अब देखो पूछा क्या है, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज शैल बी रिकॉर्डेड एट। वो कह रहा है बताओ इनिशियली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे रिकॉर्ड होगी। यहां पे ये बच्चा गलत कर आया। द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल 7,60,000। 7,60,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। बच्चे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला इंडेस नहीं लगना इस पे, क्योंकि ये लीज पे लिया है तो इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एज पर इंडेस 116। ये मैंने स्पेशली लिखवाया हुआ है इंडेस 40 में कि अगर आपने कोई एसेट लीज पे लिया है और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए, तो इनिशियल रिकॉग्निशन इंडेस 40 के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन होगा एज पर इंडेस 116। ये अच्छा सवाल था। अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा मार्क कराऊंगा कि ये कहां से आया है, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क कराऊंगा ना। क्लियर है? सो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये बच्चा शायद 11 लाख करके आया है, नहीं 11 लाख नहीं है, 7,60,000। ये बड़ा अच्छा सवाल था। देखो जरा, फर्दर मैसर्स ब्यूटी लिमिटेड हैज गिव, जहां मैं मार्क नहीं ना करा रहा, समझ लो वो कुछ नए सवाल है। मैंने 80% बोला है बच्चे, 100% थोड़ा बोला है। हैज गिवन ऑन मंथली लीज एंड ऑफिस स्पेस एट पुणे टू मैसर्स अखिल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये आपने लीज पे दिया है, ऊपर वाला आपने लीज पे लिया था, ये आपने लीज पे दिया है, और मंथली रेंट है 30,000। रेंट विल इंक्रीज आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बाय 10% ओवर द प्रीवियस रेंट पेड। दिस लीज डज नॉट अमाउंट टू फाइनेंस लीज। अब बच्चे यहां ब्यूटी लिमिटेड एक लेजर है, तो लेजर के लिए हमें देखना पड़ता है कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। वो कह रहे हैं फाइनेंस लीज नहीं है, मतलब क्या बताना चाह रहा है कि ये एक ऑपरेटिंग लीज है। और ऑपरेटिंग लीज में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एनुअल लीज रेंटल विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम ऑन सिस्टमैटिक बेसिस, और स्ट्रेट लाइन बेसिस इज द सिस्टमैटिक बेसिस अनलेस सच सम अदर बेस इज मोर रिलायबल। अब आपको 10 साल के रेंट निकाल के डिवाइडेड बाय 10 करना था, बस और कुछ नहीं था, सिर्फ 10 साल के रेंट निकालने थे। अब 4 साल बाद रेंट बढ़ेगा, तो पूरे साल का रेंट कितना है, 30,000 इंटू 12, 3,60,000 रुपए साल का रेंट है। तो पहले 4 साल तो 3,60,000 ही चलेगा, सोचो। फिर 4 साल बाद वो कह रहा है प्रीवियस रेंट में 10% ऐड कर देना, तो 3,60,000 का 10% होता है 36,000, और ये हो गया 3,96,000। तो अगले 4 साल तक 396 चलेगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन इनकम रिकॉर्ड करनी होती है, हम अलग अलग इनकम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फिर लीज तो 10 साल की है, तो फिर 8 साल बाद फिर रेंट बढ़ जाएगा। सो 396 का 10% ऐड करना है, 396 इंटू 0.1 प्लस 3,96,000,
435 600 मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे, रुक जाओ क्योंकि ये कैलकुलेटर के ना बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं। कहाँ गया ये, क्या भूल गया, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, 435 600, ठीक है 435 600 इंटू 2, ये 10 साल का रेंट आ गया। तो एक साल का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10। अब उसने सवाल में मंथली पूछा है तो फिर मुझे डिवाइड बाय 120 करना पड़ेगा और ये आंसर आ रहा है 32460। दिस इज द स्ट्रेट लाइन लीज रेंटल। ये नया सवाल था, ये क्या हो गया 32460। सो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये आंसर है। आई थिंक बच्चे ने ये कर दिया है, पर 32460 ये आंसर होना चाहिए इसका। सो हमने ये नए कंसेप्ट, नए नहीं मतलब पढ़े हुए हैं, पर इस पे इतना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आता, पिछले वाले पे भी और इस पे भी, कि स्ट्रेट लाइन लीज रेंटल निकालो। सो 32460 शुड बी द आंसर। सो अच्छा था ये। फिर कह रहा है वन ऑफ द नोट्स बता रहा है कि डिटेल्स ऑफ परचेजेस ऑफ 598 मेड बाय मैसर्स ब्यूटी लिमिटेड फ्रॉम किंग लिमिटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। मिस्टर परवीन जो कि एमडी है वो 100% शेयर्स ओन करता है किंग लिमिटेड के। सो देखो क्या हुआ है, ब्यूटी लिमिटेड तो हमारी कंपनी है, एक किंग लिमिटेड है। सो ब्यूटी लिमिटेड ने किंग लिमिटेड से परचेज करी है 598,000 की। ब्यूटी लिमिटेड का एमडी है वो किंग लिमिटेड का 100% शेयर होल्डर है। बताओ क्या पूछेगा, समझ आ गया। इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, बिल्कुल है ना, कि पर्सन हैव कंट्रोल ओवर द वन एंटिटी एंड सच पर्सन इज द KMP ऑफ द अनदर एंटिटी। कंट्रोल है ना एक के ऊपर। सो बिल्कुल रिलेटेड है, डिस्क्लोजर होना चाहिए। जबकि वो क्या कह रहा है, however he feels that there is no requirement for any disclosure since transaction is carried out on normal commercial terms और totally insignificant है। नहीं जी नहीं, डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला 2.6 में ये पूछा हुआ है 5 मार्क्स में। सो बिल्कुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, नॉर्मल सवाल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी मटेरियल से आया है ये वाला, कि स्टेट गवर्नमेंट का एक कंपनी में 60% हिस्सा है, वो आप पढ़ लीजिएगा क्या है। अगेन ये भी इंड AS 24 का ही है, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 है इंड AS 24 का। सो जो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट आया है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे पिछला कट कॉपी पेस्ट नहीं, पर सवाल बहुत ईजी था। उससे पिछला हाँ ये वाले अच्छे थे जो लीज रेंटल वाले पूछे, क्योंकि लीग से थोड़ा हटके टॉपिक पूछा। लीज रेंटल का नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता। सो और ये वाला कट कॉपी एंड पेस्ट इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, मैं चर्चा नहीं करूंगा, अब मैंने ये लिखा नहीं है ये कौन सा, सारे नहीं लिखे मैंने। और लास्ट वाले में यही पूछा है कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट की एंट्रीज करके दिखा दो। सो मतलब इतना सिंपल सवाल ना FR में नहीं आएगा कि 400 सार हैं, 75 इंप्लॉइज हैं, तो फेयर वैल्यू शुरू की 400 है। सार के केस में हमें बैलेंस शीट डेट की फेयर वैल्यू चाहिए 1 2 3 4, चारों दी हुई है। मतलब इससे आसान, आपको पता है ना सार के केस में लाइबिलिटी रीवैल्यू होती है हर साल। सो फेयर वैल्यू हर साल की बैलेंस शीट डेट की चाहिए। FR में इतनी सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने GFRS में आ रहे हैं। सो शेयर बेस्ड पेमेंट के किसी भी क्वेश्चन को उठा के एक वट्टा रोड़ा मारो तो वो इसी को लगेगा। रोड़ा पंजाबी में कहते हैं ना, और मुझे नहीं पता हिंदी पंजाबी में कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं, तो इसी को लगेगा आके। इस तरह का नॉर्मल सवाल आया है। ये केस बहुत इजी था, अगर आप ये संभाल लो इंड AS 116 के केसेस। तो पहला इंड AS 23 में से था, फिर 102, फिर 116 में से था, फिर 24 के 2 पूछे हैं और फिर 102 में से था। एक बीच में और भी पूछा, ये देखो, फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड ईदर द एंटिटी और काउंटर पार्टी विद चॉइस ऑफ वेदर द एंटिटी सेटल द ट्रांजैक्शन इन कैश और बाय इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमने पढ़ा हुआ है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव के मर्जी है, चाहे तो शेयर्स ले लो चाहे तो कैश ले लो। और फिर हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन कंपनी के हाथ में है कि ऑप्शन एम्प्लॉय के हाथ में। अगर कंपनी के हाथ में है तो चेक करिए लायबिलिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो सार रिकॉर्ड करिए, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो SBP रिजर्व रिकॉर्ड करिए। तो यहाँ भी कह रहे हैं
द एंटिटी शैल अकाउंट फॉर दैट ट्रांजैक्शन एज डैश इफ एंड टू द एक्सटेंट दैट एंटिटी हैज नॉट इनकर्ड अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी नहीं है तो फिर आपको इक्विटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर लायबिलिटी नहीं है तो ये है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बी। ये बड़े अच्छे से लिखवाया हुआ है क्लास में, ठीक है। सो सेकंड केस तो बहुत ही कम समय लगा क्योंकि ये बहुत ही इजी था। अब कट कॉपी पेस्ट का सिलसिला ज्यादा तगड़ा स्टार्ट होगा। आओ जी, अब तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सीधा आपको मैं दिखाता चला जाऊंगा कि जाके खुद ही चेक कर लो। ये है बच्चे टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास जिसके सोल्यूशन भी हैं उसमें मैं क्या पढ़ाऊं, नो डाउट मैं ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है क्या सर? ये कौन सा सवाल है ये तो बताओ बच्चे। ये इंड AS 40 का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। बड़ा अच्छा सवाल था ये कि आपने 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको लीज पे दे दिया 1/4/19 को, ऑपरेटिंग लीज पे दिया है। एनुअल रेंटल है 30 लाख रुपया, तो ये तो PL में जाएगा, ऑपरेटिंग लीज है। 31 मार्च 22, 3 साल बाद द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 5 करोड़ 40 लाख। तो प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू होती नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो किस वैल्यू पे आती है? कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल इज नॉट अलाउड। पर रुको, IAS में फेयर वैल्यू मॉडल अलाउड है। सॉरी माफ करिएगा, ये क्वेश्चन IFRS के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा ना, तो IFRS में फेयर वैल्यू मॉडल अलाउड है। अब यहां इसका आंसर चेंज होने वाला है। अब मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट करेगा कि नहीं करेगा। हमने साफ साफ पढ़ा था जब हमने डिफरेंस बिटवीन इंड AS 40 एंड IAS 40 किया था कि IAS 40 में दोनों मॉडल अलाउड है, पर मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट IAS 40 को यहाँ फॉलो करने वाला है, क्योंकि IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल लगता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होनी है। अंडर द टर्म्स ऑफ लीड डायमंड, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है कि आप सेम ही पढ़ लो। देखते हैं, डायमंड लिमिटेड के पास कह रहा है लीज कैंसलेशन का ऑफर था, तो 30 सितंबर को उसने कैंसिल कर दिया और उस दिन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है 5 करोड़ 80 लाख। अगर इसको फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंगली करना है तो ये सवाल अच्छा है, अदरवाइज तो बच्चे 4 करोड़ ही वैल्यू है, जो आप जो मर्जी करी जाओ। हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसफर कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बनाएं, कॉस्ट पे होगा। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री बनाएं, कॉस्ट पे होगा। अब वो इन्वेंट्री बनाने जा रहा है, उसने क्या किया, उसको 10 सेपरेट फ्लैट में तोड़ा। आपने टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, मुझे लगता है इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करेगा आंसर इसका। उसकी ये सारा ही क्वेश्चन वही था, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे 1/4/22 को, ये इंड AS 103 का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने 75% इक्विटी एक्वायर करी है, कैश कंसिडरेशन है 750 लाख। Owners of Star Private Limited has been in dire need of funds and have to dispose of their investments within a short time। ये लाइन पढ़ के मुझे लगता है कैपिटल रिजर्व आने वाला है। हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल रिजर्व कब आ सकता है। वो कह रहे हैं जब किसी के माथे पे आप बंदूक रख के खरीदोगे वो सस्ता बेच जाएगा, यहाँ किसी की मजबूरी है वो सस्ता बेच जाएगा, तो यहाँ मजबूरी है उनकी इसलिए वो सस्ता बेच गए हैं। कुछ भी नहीं है, NCI वो गुडविल NCI यही सब निकालना है। सो इंड AS 103 का जो मर्जी क्वेश्चन देख लो सारे ऐसे ही होते हैं, और इतने इजी सवाल ना FR में नहीं आते हैं, माफ करना, यहां आ रहे हैं, FR में नहीं आते इतने इजी क्वेश्चन। फिर कह रहा है उसने प्रोसीजर को रिव्यू किया है, फालतू बात है। फिर ये इंड AS 109 का मतलब क्या क्वेश्चन है, देखो 10 लाख बॉन्ड इशू किए हैं, 1 रुपए का 1/4/22 को, रिडम्पशन है 3 साल बाद, इंटरेस्ट एनुअली पेबल है, 10% मार्केट रेट है, लो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, सिंपल। मतलब इतना इजी सवाल, इतना इजी सवाल। अब ये देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंड AS 7, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 आया है। अब मैंने यहीं पे शायद लिखा हुआ है टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 आया है। अब बताओ क्या क्या है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये यहां तक सारा वही है। फिर वो कह रहा है इंड AS 10, ये इंड AS 19 का है, ये पता कौन से हैं, ये भी मैं आपको बता, ये भी इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। और ये क्वेश्चन कौन से मैंने यहाँ लिखे होंगे कहीं ना कहीं, हाँ ये देखो, ये है इलस्ट्रेशन 8,
इंड एस 19 का। अब आंसर खुद देख लो, मैं क्या आंसर करूं। और ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंड एस 19 का, ये लो। अब कितने देखो कट कॉपी पेस्ट आए हैं इसमें, ये कैश फ्लो वो ये सब कट कॉपी, सिर्फ एक ये वाला बीच में 109 का और 103 का तो वैसे ही बड़ा इजी है, और ये भी कट, ये पूरा केस ही कट पेस्ट हुआ है। पर पता नहीं है मुझे आप कितने ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मुझे तो क्वेश्चन देखते ही पता लग गया था, तो मैं आंसर बता रहा हूँ इन सब के एमसीक्यूज के, एक बार आप देख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ फ्लैट्स टू बी शोन, बच्चे अगर सब कॉस्ट पे है तो फिर ये वैल्यू है, अगर मैं इंड एस के अकॉर्डिंगली आंसर करूँ तो। पर अगर आंसर उसके अकॉर्डिंगली होगा तो आंसर अलग हो सकता है। ये बच्चे ने 920 किया हुआ है, पता नहीं मुझे अब इसने इंड, क्योंकि इंड एस के अकॉर्डिंगली तो फेयर वैल्यू चेंज ही होगी है ना उसके बाद भी। 9 करोड़ 20 लाख तो आएगा ही नहीं ना। चार करोड़ है लैंड की वैल्यू, तो 4 करोड़ होगा, 1 करोड़ 20 लाख आपने और खर्चा किया है तो 5 करोड़ 20 लाख हो गया। इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर होता है, 1 करोड़ के 10 फ्लैट हो गए, 10 करोड़ माइनस 80 लाख, तो ये 9 करोड़ 20 लाख है, वो 5 करोड़ 20 लाख है। विच एवरेज लोअर, वो 9 करोड़ 20 लाख का रहा है, विच एवरेज हायर, विच एवरेज हायर नहीं होता बच्चे, विच एवर लोअर होता है, 5 करोड़ 20 लाख। इसका भी आंसर फिर वही बनता है, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि रिक्लासिफाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 सितंबर को तो फिर आईएएस के अकॉर्डिंगली अलग है, क्योंकि आईएएस कहता है कि रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होना चाहिए 5 करोड़ 80 लाख, पर आई थिंक वो ऑप्शन ही नहीं है। है ऑप्शन है 5 करोड़ 80 लाख। आई थिंक ये बच्चे ने उसको आईएएस के अकॉर्डिंगली किया, मैंने आंसर इंड एस के अकॉर्डिंगली दिया है। सो अगर आईएएस के अकॉर्डिंगली करे तो फिर ये आंसर है, तो फिर पहले का आंसर भी चेंज होना चाहिए, पहले का आंसर भी फिर चेंज होना चाहिए। ये थोड़ा पंगे वाला सवाल रहेगा कि देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इंड एस का उठा लिए हैं, पर वो भूल गया है कि फेयर वैल्यू का आंसर आईएएस के अकॉर्डिंगली अलग होता है थोड़ा सा। सो इसके लिए हमें सजेस्टेड की वेट करनी पड़ेगी, ये पंगे वाला क्वेश्चन है। फिर बोनस निकालना है, बहुत इजी है, बच्चे ने भी सही किया हुआ है, यही आंसर है बी। आईएएस 19 का कट कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन है। फिर लीव वेस्टेड अनवेस्टेड की वैल्यू यही है, बच्चे ने सही किया हुआ है, 18 लाख और 135। बताओ आईएएस 19, क्योंकि आईएएस वर्ड यूज किया है ना, तो फिर रूल आईएएस के लगने चाहिए। अब मैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं बता रहा, अभी ये जो आंसर मैंने बताए हैं इंड एस के अकॉर्डिंगली बताए हैं, और इंड एस के अकॉर्डिंगली इसका ये आंसर है 520। आईएएस अब जिन्होंने पढ़े हैं वो कर सकते हैं, हमने ये पॉइंट अच्छे से सिखाया हुआ है क्लास में जब हम डिफरेंस कराते हैं। तो इसका आंसर ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। फिर गेन और लॉस निकालना है, भाषा देख के तो लग रहा था कि गेन ही आएगा। एनसीआई दोबारा निकालो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स के बेसिस पे। कैश फ्लो बनाओ, दोस्तों कट कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस बताओ, बॉन्ड कितने पे इशू होगा, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू करनी है। इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, लाइबिलिटी है ना, बॉन्ड इशू की है ना, हाँ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लाइबिलिटी है, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन विल बी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। मतलब एफआर का पेपर तो इससे मेरा ख्याल डबल मुश्किल था, इसमें तो जो इधर उधर के सवाल डाले भी हैं वो भी बहुत इजी है, और जो कट कॉपी एंड पेस्ट है उसके तो क्या ही कहने हैं। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 4। सो इसमें भी काफ़ी कट कॉपी एंड पेस्ट आपको मिलेगा बच्चे, अगर मैं समझाने जाऊंगा फिर तो 3 घंटे लग जाएंगे ना। जो क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, मेरा काम है कि चलो एमसीक्यूज के आंसर्स बता दें आपको, अदरवाइज तो डिस्कशन में तो बहुत समय लग जाएगा ना। अब ये देखो मैं सीधा बताता हूँ आपको, अब ये वाला इंड एस 115 का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये लो, वो क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। उसके बाद और देखो, ये इंड एस 10 का क्वेश्चन है, ये तो उसी का ही है अभी, ये वाला, ये इंड एस 10 का क्वेश्चन है। और फ्रॉडुलेंट वाले में हम स्पेशली पढ़ते हैं, ये एडजस्टिंग इवेंट होता है, स्पेशली लिखवाते हैं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉड हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद बुक्स अप्रूवल से पहले पकड़ा गया, एडजस्टिंग इवेंट है। इंड एस 10, इंड एस 113 का कट कॉपी एंड पेस्ट सारे ही, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4, जाके चेक करते जाना एक बार, सर झूठ तो नहीं बोल रहे, टेस्ट योर नॉलेज, तभी मैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखो, ये सारा क्वेश्चन इंड एस 21 का सवाल है, इलस्ट्रेशन नंबर 8,
इंड AS 21 की। टेस्ट योर नॉलेज जो अनसॉल्व होते हैं, इलस्ट्रेशन जो सीधी दी होती है। आगे और देखो, ये कौन सा है, ये कैंसलेशन का क्वेश्चन है। इसॉप्स में, शेयर बेस्ड पेमेंट में पढ़ा था ना, कैंसलेशन ऑफ इसॉप, इलस्ट्रेशन 11। ये तो पूरा ही छापा है, एक भी नया नहीं है पूरा क्वेश्चन ही छापा है, मैं कहता हूँ पूरा सवाल ही छाप दिया है वही सही। एक भी नया क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है, सारे ही छाप दिए हैं। और ये एक्सचेंज का क्वेश्चन है, इंड AS 38 का। क्या आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है मशीन देके? आंसर बता रहा हूँ, बच्चे ने ठीक किया है। पहले का आंसर बी है, सॉफ्टवेयर वाले का खुद देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दूसरे का आंसर आई थिंक ए ही होना चाहिए, बच्चे ने भी यही किया है। ये अच्छा सवाल था कि प्रोडक्शन 10 महीने, टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 9 महीने, तो ऑपरेटिंग साइकिल हो गया 19 महीने, है ना। पहला ऑप्शन है इन बोथ। फिर दूसरा है प्रोडक्शन टाइम है 15 महीने और टाइम लैग बिटवीन डेट ऑफ सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 13 महीने, तो ऑपरेटिंग साइकिल हो गया 28 महीने। इन बोथ सिनेरियो द इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल आर करंट इन नेचर। इन्वेंट्री तो बच्चे करंट ही होती है, हेल्ड फॉर ट्रेड। करंट का मतलब क्या होता है? हेल्ड फॉर ट्रेड। तो जो हेल्ड फॉर ट्रेड है वो तो वैसे ही करंट है, सो इन्वेंट्री तो करंट ही होती है। डेटर का देख लो, पहले में डेटर 9 महीने में पैसे दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दोनों केसेस में, यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल 19 महीने, यहाँ 28 महीने और 13 महीने में पैसे मिल रहे हैं। 12 महीने के बाद है पर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ये इंड AS 1 का पूछा था, ठीक है, बीच में से कुछ तो वो पूछेगा। ये ठीक है आंसर, डिक्रीज इन रेवेन्यू बाय 3750। बिल्कुल ये एडजस्टिंग इवेंट है, फ्रॉड एडजस्टिंग इवेंट ही होते हैं। और IFRS के अकॉर्डिंगली मैंने आंसर निकाला नहीं है, बच्चे ने ये दिया हुआ है, ये मैंने निकाला नहीं आंसर, सो एक बार देख लीजिएगा। सो ये वही इंड AS 21 वाले का आंसर पूछा है, ये 102 वाले का आंसर पूछा है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट कौन सी थी, वो कौन सा क्वेश्चन है? नहीं सॉरी, सॉफ्टवेयर है शायद, तो बीच में गवर्नमेंट ग्रांट भी आई थी, मैंने देखा नहीं। अच्छा ये देखो गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी बुक का ही है, पता कौन सा ये? हाँ, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सब स्टडी मटेरियल से छाप के दिए हैं, मजा आ गया पेपर देख के, है ना। सो आंसर्स एक बार देख लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करे हैं। केस स्टडी नंबर 5, अब छोड़ो 4 ही करनी होती हैं, 4 हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। 5th में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले में पूछा है बताओ ये लीज है कि नहीं है, इंड AS 116, 95% आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये कट, ये अगला कट कॉपी एंड पेस्ट, इंड AS 23 का इलस्ट्रेशन नंबर 6 आया है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये इंड AS 38 का, 36 का इम्पेयरमेंट का, ये भी बुक का क्वेश्चन है। अब छोड़ो कौन सा है, क्या बार बार बोलता अच्छा भी नहीं लगता। ये इंड AS 103 का बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो लिखा ही हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोबारा आ गया, ये अच्छा सवाल लगा मुझे, देखें जरा। ये देखो, अब ये ना ये सही है, इधर देखो, जैब जो नया सवाल है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, बाकी तो छापे हैं ना वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। Zebra Limited has an investment property which is carried in the books on 31 March 22 at 25 लाख। The company follows the fair value model। अब ये देखो, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने इंड AS 40 में तो साफ साफ पढ़ा है, फेयर वैल्यू लगता ही नहीं, पर हमने जब डिफरेंस पढ़ाया था तब बताया था फेयर वैल्यू अलाउड है, तो यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल लग गया, देख लो। सो ये काइंड ऑफ डिफरेंस के ऊपर सवाल है, इसलिए मुझे शक है कि वो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी शायद फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंगली ना कर दे। सो ये जब सजेस्टेड आएगा तो देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कंपनी ने लेट आउट करना बंद कर दिया और उसको OOP बना दिया, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब इसके यहाँ ट्रांसफर के रूल्स भी बदल जाते हैं, फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर होगा सारा। सो ये एक नई चीज पूछी है जो इंड AS की नहीं है, जो IAS 40 की है, जो डिफरेंस के ऊपर हम कराते हैं क्लास में। 2 सवाल टेक्निकली आ गए डिफरेंस के ऊपर, एक ऊपर भी है और एक ये भी है, सो ये देखना पड़ेगा एक बार। ये तो बच्चे AS 26 में भी करते हैं, वैसे इंड AS 38 स्टडी मटेरियल का ही है, अब बताऊंगा नहीं कौन सा है, जाके देख लीजिएगा। ये मैं तो ग्रुप 2 में भी कराता हूँ, AS 26 में भी है ये सवाल, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। उसके बाद
ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, देख लीजिएगा। एज पर इंड एज 37। मुझे नहीं लगता कोई इंड एज छोड़ा है। एक इंड एज 101 से कुछ नहीं आया इस बार, बाकी तो 1 से भी, इंड एज 1 से भी आया है, 2 से भी आया है, 7 से भी आया है, 8 से कुछ नहीं आया, एस्टिमेट्स वाले से कुछ नहीं आया, 10 का भी आया है। हाँ, डेफर टैक्स इस बार आया ही नहीं। इंड एज 12 नहीं आया, 16 आया है, 19 आया है, 20 आया है, 21 आया है, 24 आया है, 27 से तो वैसे भी नहीं आता, 28 से कुछ नहीं आया, एसोसिएट से कुछ नहीं आया। उसके बाद सीधा 33 ईपीएस भी नहीं आया इस बार, 34 इंटरिम भी नहीं आया, 36 आया है, 37 आया है, 38 आया है, 40 भी आया है, 41 एग्रीकल्चर से कुछ नहीं आया। फिर IFRS 1 से भी नहीं आया, IFRS 2 से काफ़ी आए हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट से 3 से छोटे मोटे ही आए हैं। कंसोलिडेशन का टेक्निकली कोई क्वेश्चन नहीं आया, इंड एज 110 का, तभी तो ये इजी पेपर बन गया ना, समझ रहे हो ना। तो 103 के बाद 105 भी नहीं आया, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। काफी इंड एज छोड़ दिए इन्होंने इस बार, नहीं तो ये सारे ही पूछ लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन मिला है 3 नंबर का सिर्फ, इजी वाले इंड एज पूछे हैं। सो ये मैं सारा नहीं पढ़ रहा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके मैंने आंसर सॉल्व भी नहीं किए थे, मैं थक गया था, मुझे तो लगे 2 घंटे इसको सॉल्व करते करते। तो देखना भी पड़ा कि स्टडी मटेरियल का कौन सा क्वेश्चन है। सो मैं सारा देख दाख के फिर ये वीडियो लेके आया हूँ आपके पास कि देखो कट कॉपी एंड पेस्ट ही आते हैं। तो मैं तो पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ, जब से पेपर आ रहा है तब से बोल रहा हूँ कि नया ये डालेंगे ही नहीं, नए में मेहनत लगती है और नया बच्चे कर भी नहीं पाते हैं पेपर में। इसलिए इनकी कोशिश होती है कि नॉर्मल सवाल दे दो ताकि हर बच्चा कर ले, इधर उधर से उठा के दे दो, अपने ही ओपन बुक है, चल किताब खोलो और कराओ। चलो वो कभी और चर्चा करेंगे, ज़्यादा उस पर फालतू बात नहीं करनी है, ठीक है। सो बच्चों की डिमांड थी, सो वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था, बार बार बच्चे कह रहे थे। सो मैंने कहा चलो एक बार बता देते हैं कि GFRS के पेपर में कैसे पूछा है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।